वेलकम बैक टू कॉफ नॉलेज गाइस। तो आज हम सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का सेल है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, आप सब लोगों को ये बात पता ही होगी। ये बेसिक सी बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे वर्ल्ड में, चाहे वो एनिमल्स हैं या चाहे वो प्लांट्स हैं, वो सब सेल्स के बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारे पास मकान होते हैं वो ईंटों के और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिला के एक पूरा एक मकान बनता है, एक पूरी एक बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से बहुत सारी सेल्स को मिला के हमारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो प्लांट्स हो या चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, इसीलिए हम सेल जो है उसको हम एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसी बेसिक सी चीज़ होती है, सबसे बेसिक सी एक चीज़ होती है जिसको मिला के हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा सेल से बनता है। ठीक, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमारे पास सेल की जो डिस्कवरी है, ठीक है, वो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ये सेल देखा किसने था, ये सेल नाम किसने दिया था इस चीज़ को। तो वो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके पास अपने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप्स होते थे। ठीक है, और ये उन्हीं माइक्रोस्कोप में जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते थे। तो एक बारी ऑब्जर्व करते करते इन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक लिया। ठीक है, कॉक जो है वो हमारे पास एक ऐसा सबस्टेंस होता है विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। उसका क्या मतलब होता है, जो हमारे पास ट्री होती है ना, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना ब्राउन कलर की, ठीक है, ब्राउन कलर की उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। उसी कॉक के एक टुकड़े को इस रॉबर्ट हुक ने लिया और अपने उसी सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और उसने ये देखा कि ये जो है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर सा दिखा रहा था इसको। ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसका घर होता है, उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे बॉक्सेस से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक ने इस कॉक के टुकड़े को अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में देखा, उनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पे दिख गया। उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को, इन्हीं बॉक्सेस का नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। ठीक है, सेल जो है वो एक हमारे पास लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने इन छोटे कंपार्टमेंट्स का नाम सेल रख दिया और ये बोला कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के ही बने हुए होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवनहॉक। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्या किया, एक लिविंग सेल को देखा 1674 में। रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी लेकिन डेड सेल देखी थी। कॉक हमारे पास डेड सेल होती है। ठीक है, कॉर्क जो होता है ना वो डेड सेल होती है, वो लिविंग नहीं होती है। सबसे पहले लिविंग सेल जो है वो हमारी एंटोन वॉन लीवनहॉक ने देखी थी। उसके बाद हमारे पास जो है 3 साइंटिस्ट्स आए। ठीक, सबसे पहले हमारे पास 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट शील्डन आए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो सारे प्लांट्स है दे आर कंपोज ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी प्लांट्स दुनिया में हैं उन वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से। ये शील्डन ने कहा। ठीक है, उसके बाद शील्डन के बाद हमारे पास और एक साइंटिस्ट आए जो कि जर्मन जोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये बोला, उनने सारे एनिमल्स को जो है ऑब्जर्व किया और वहाँ पे ये बोला कि सारे एनिमल्स जो है वो किन के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो शिवान और शील्डन थे ना, ये जो है इन्होंने एक दूसरे के जो एक दूसरे का जो काम है उसको जो है स्टडी किया और फिर बोला अच्छा ठीक है, अब सारे एनिमल्स भी सेल्स के बने हुए हैं और सारे जो प्लांट्स हैं वो भी सेल्स के बने हुए हैं, तो ये सेल्स आती कहाँ से है। ऐसा है कि इनका स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है, ये खुद ब खुद आती है, या कुछ है कि पहले हमारे कुछ सेल्स होनी चाहिए फिर उनसे ये सेल्स आएंगी। ठीक है, तो ये ढूंढते ढूंढते हमारे पास और एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने ये कहा कि जो सारी सेल्स है इस दुनिया में वो आई है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये खुद ब खुद ही बनी है। ठीक है, ऐसा है कि जितनी भी सेल्स हमारे पास है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आई है, मतलब पहले हमारे पास कुछ सेल्स थी जिनसे हमारे पास नई सेल्स आई है। ये किस साइंटिस्ट ने बोला, इनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, 1858 में हमारे रुडोल्फ वर्चो ने ओमनिस सेलुलर ई सेलुला का जो है एक हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया जिसका ये मतलब था कि जितनी भी सेल्स है वो सारी किन से अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब हमारे पास जो है इन 3 साइंटिस्ट्स के जो ये 3 पोस्टुलेट्स थे, जो मेन 3 बातें इन्होंने कही थी, उनको जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास सेल थ्योरी बनती है। तो सेल थ्योरी हमें ये कहती है कि सारे प्लांट जो है दे आर कंपोज ऑफ सेल्स, सारे एनिमल जो है दे आर कंपोज ऑफ सेल्स और सारी सेल जो है वो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल थ्योरी है।
उसके बाद अब हमारे पास सारे ऑर्गेनिजम्स हमें पता है कि वो सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो खाली एक सेल के बने हुए होते हैं, और वही एक सेल जो है वो आपके सारे काम करती है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, या कोई भी काम है जो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, वही सारे काम जो है एक सेल करती है खुद ब खुद। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जो खाली एक ही सेल के बने हुए होते हैं, ओनली वन सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास अमीबा आता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अमीबा है, क्लैमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि जिसमें जो है इन सारे ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल सारा काम करती है, ठीक है। जो भी एक ऑर्गेनिज्म काम करता है, जैसे कि हम ही हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, ठीक, जैसे कि डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, वो सारा जो है इन ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल करती है, ठीक है। तो उन ही ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन से होते हैं? अब जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल जो ग्रुप टुगेदर हुई होती है, जो एक साथ काम करती है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है एक सिंगल बॉडी के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है या प्लांट्स है, ठीक। उनमें क्या होता है हमारे पास, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें जो हमारे पास सेल्स होती है, ठीक है, जो हमारे पास सेल्स होती है बहुत सारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स, ठीक है, बहुत सारी सेल्स वो मिल जाती है, ठीक है, सिमिलर सिमिलर सेल्स बहुत सारी एक साथ मिल जाती है, ठीक है, और क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, ठीक है। सेम सेल्स जो है वो मिलके टिश्यू बनाती है, एक टिश्यू बनाती है, ठीक। फिर बहुत सारे जो है सिमिलर टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, और वो ऑर्गन जो है ना वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक। और ऑर्गन सिस्टम जो है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करके कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे के साथ काम करके क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल्स है उनसे हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से हमारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स आपको पता होंगी, ब्रेन सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हमारा दिमाग जिन सेल्स का बना हुआ होता है, ठीक। फिर न्यूरॉन्स जो है, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारा एक नर्वस टिश्यू बनता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू से हमारा एक ऑर्गन बनता है, ब्रेन, ठीक। ब्रेन से हमारा जो है एक पूरा सिस्टम बनता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी तरीके से जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हमारी बॉडी में एक साथ काम कर रहे होते हैं, और उन्हीं से हमारा एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, एक ह्यूमन बींग बनता है, ठीक। तो ह्यूमन बींग में आप ये एग्जांपल ले सकते हो कि पहले न्यूरॉन्स होते हैं, फिर नर्वस टिश्यू, फिर उनसे ब्रेन, ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम, और उसी तरीके से फिर एक ह्यूमन बींग जो है डिफरेंट डिफरेंट अपने जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम से वो सब जब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक। अब जो हमारे पास सेल्स की शेप है वो वैरी करती है, ठीक है। डेफिनेटली सारी सेल्स जो है वो सेम तो नहीं होंगी, ठीक है, सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग किस्म की सेल होगी। ऐसा नहीं कि हम प्लांट लेंगे तो उसमें सेम सेल होगी, हम एनिमल लेंगे तो उसमें भी वही सेम सेल आपको दिखेगी, ठीक है। तो सेल जो है वो बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं इन शेप, ठीक है। उनकी शेप जो है वो यूजुअली डिपेंड करती है ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। तो सेल्स जो है जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसी फंक्शन के बेसिस पे उनकी शेप भी होगी, ठीक, बेसिकली, ठीक है। जैसे कि हमारे पास RBCs, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, उनका जो शेप होता है ना वो होता है डिस्कॉइड, ठीक है, डिस्क लाइक बाइकनकेव, ठीक। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब इनको ब्लड वेसल्स से, ठीक है, जाना होता है ना आर्टरीज या वीन से, जब इनको ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करना होता है तो ये वहाँ पे टिल्ट कर सकती है, ठीक है, उसके थ्रू आराम से फ्लो कर सकती है। इनकी शेप उस तरीके की बनी हुई होती है, ठीक है। या फिर हमारे पास जो हमने पहली एग्जाम्पल दी थी न्यूरॉन्स की, ठीक है, तो न्यूरॉन जो होती है ना वो हमारे पास लंबी सेल्स होती है, लॉन्गेस्ट सेल्स होती है, ठीक है, लंबी सी सेल्स होती है, ठीक। ये लंबी सेल्स क्यों होती है? क्योंकि इनको मैसेज कन्वे करनी होती है, ठीक है, इनको ट्रांसमिशन करना होता
होता है, तो वो ट्रांसमिशन जो है वो फास्ट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए लंबी सेल्स होती है, ठीक है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है हमारे पास या मैसेज जो है वो फास्ट मूव करे, ठीक है, इसलिए लंबी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप हमारे सेल्स की जो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म, हमारे सेल्स की जो है वो शेप वैरी करती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होती है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है। जैसे कि अमीबा है हमारे पास, उसकी शेप जो है ना वो इरेगुलर होती है, मतलब उसकी कोई शेप नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। अगर उसके पास एक फूड वैक्यूल आएगा तो वो उस फूड वैक्यूल को कैसे इंजेस्ट करेगा? उसके पास तो कोई और ऑर्गन है नहीं, उसके पास तो हाथ पाँव हमारी तरह है नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपने सेल जो है उसकी शेप को चेंज करता है, ठीक है, सॉरी। तो अमीबा जो है वो हमारे सेल की जो शेप है उसको चेंज करता है, और ऐसे हमारे पास जो है फॉल्स फूड, जिसको हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है, वो बनाता है, और फिर उस जो है फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सेल को हमारे काम करना होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप जो है वो चेंज होती है, ठीक। उसके बाद वो डिस्क लाइक भी हो सकती है, वो पॉलीगनल भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, क्यूबॉइड, हेड लाइक, ब्रांच्ड, इवन इरेगुलर, किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है। तो फंक्शंस की बेसिस पे हमारे सेल की जो शेप्स है वो चेंज होती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि सेल जो है वो डिस्कवर किसने की थी, फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी, हमने सेल थ्योरी पढ़ी, ठीक। और जो है हम लोगों ने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, और हमने शेप ऑफ द सेल देखी। तो इसके बाद जो है हम ऑर्गेनलीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ द सेल जो है वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, हमारे राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी अपैरेटस है। ये सारे जो है ऑर्गेनलीज़ जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा